हेलो साथियों, स्वागत है आपका त्रिश श्रवण महाविहार यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के इतिहास का चैप्टर 1 जिसका नाम है क्या, कब, कहां और कैसे से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ और गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही जो है हम लोग इसके अभ्यास के प्रश्न भी करेंगे, जो प्रश्न है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। यदि आप किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी यानी किसी पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, यदि आप इस वीडियो को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो जिस वीडियो में मैंने इस पाठ को पढ़ाया है उसे आप जरूर देख लें, तो ज्यादातर सवाल आप यहां खुद से कर पाएंगे। आइए देखते हैं, पहला जो क्वेश्चन है, आखेटक का अर्थ क्या होता है? आखेटक का अर्थ होता है शिकारी। आखेट का मतलब होता है शिकार, कहते हैं ना आखेट करना, शिकार करना। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। उसके बाद से है, कई लाख वर्ष पहले भारत के किस नदी के तट पर लोगों के प्रमाण मिले हैं? तो नर्मदा नदी के तट पे। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों की स्थिति कहाँ है? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों की जो स्थिति है उत्तर पश्चिम में है। यदि आप लोगों ने वीडियो देखा है बुक वाला, तो उसमें आप मैप देखे होंगे, जो दक्षिण एशिया उसका मैप जो दिया, मैं पहले दिशा में बांट लूँ, देखिएगा इस तरह से, सिर्फ ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ इधर थी, है ना। इधर जो है आपको गारो की पहाड़ियाँ मिलेगी, ये नॉर्थ यानी उत्तर पूर्व में, और मध्य में जो मध्य भारत में हम लोगों ने पाया क्या कि मध्य भारत में जो है बिंद की पहाड़ियाँ हैं। तो ये याद रखना है आपको। इसका उत्तर होगा उत्तर पश्चिम में। फिर कह रहा है कि मानव ने 8000 वर्ष पहले सर्वप्रथम किन फसलों का उत्पादन शुरू किया? तो गेहूं और जौ का। कृषि की शुरुआत कब हुई? तो 8000 साल पहले हुई। गारो की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो उत्तर पूर्व में, अभी बताए हम। बिंद की पहाड़ियां कहाँ स्थित है? तो मध्य भारत में, है ना, मध्य में, यहाँ पे मध्य भारत में। ठीक है, किस स्थान पर सबसे पहले जो है चावल उपजाया गया? तो बिंद के उत्तर में। फिर आगे देखते हैं, कितने वर्ष पूर्व पहले जो है सिंधु नदी के तट पर नगरों का विकास हुआ था? तो सिंधु नदी के तट पे 4700 साल पहले जो है नगरों का विकास हुआ था। और कितने वर्ष पहले गंगा नदी के तट पे जो है नगरों का विकास हुआ था? तो यह है 2500 साल पहले। ठीक है, सोन नदी किसकी सहायक नदी है? तो सोन तो है गंगा की सहायक नदी है। फिर है, गंगा नदी के दक्षिण में प्राचीन काल में किस विशाल राज्य की स्थापना हुई थी? तो गंगा और उसके सहायक नदियों के आसपास बात करें तो मगध की स्थापना हुई थी। मगध को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो मगध को जो है बिहार के नाम से जाना जाता है, या बिहार का प्राचीनतम नाम क्या है? तो मगध रहा है। बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा? इसके लिए मैंने बताया था कि चूंकि यहाँ बौद्ध बिहारों की संख्या अधिक थी, तो बौद्ध विहारों की अधिक संख्या होने के कारण बिहार का नाम क्या पड़ा? बिहार पड़ा। ठीक है, संस्कृत की सबसे प्राचीन रचना कब की है? तो संस्कृत की सबसे प्राचीन रचना जो है 3500 साल की है, और उसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद जो है यजुर्वेद, फिर सामवेद, है ना, और सबसे अंत में जो है ये अथर्ववेद लिखे गए। अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। उसके बाद से जो 18 पुराण है, तमाम तरह की चीजें हैं जिसको आप जानते होंगे। मैच द फॉलोइंग कह रहा है, मैच करने के लिए बीसी का बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा, एडी एनो डोमिनी हो जाएगा, सीई कॉमन एरा हो जाएगा, और बीसीई बिफोर कॉमन एरा, है ना। तो ये बीसी है, बीसी के जगह पे, बिफोर क्राइस्ट के जगह पे जो है ईसा पूर्व इसको हिंदी में कहते हैं। इसके जगह पे आजकल जो है बीसीई का प्रयोग हो रहा है, बिफोर कॉमन एरा का प्रयोग हो रहा है ना। और ये एडी है, एनो डोमिनी, यहाँ पे जो है इसको लिखते हैं हम लोग, यानी ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से जो है इसको जो है कॉमन एरा, आजकल सीई भी लिखा हुआ मिल रहा है, तो याद रखेंगे आप। यहाँ पे है दिया हुआ, इसमें आंसर जो है आपका सी नंबर होगा, आप देख लेंगे। फिर जो है अति लघु और लघु तरीय प्रश्न जो है इसके, इंडिया शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इंडस से हुई है। इंडस को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो सिंधु कहते हैं। ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को क्या कहा? तो हिंदोस अथवा इंदोस कहा। ईरानी तथा यूनानी भारत कब आए थे? 2500 वर्ष पहले आए थे। ईरानियों तथा यूनानियों ने किस क्षेत्र को इंडिया कहा? तो सिंधु नदी के पूर्व स्थित जो भूमि क्षेत्र था उसी को उन लोगों ने इंडिया कहा। भारत का नाम इंडिया किसने रखा? तो ईरानियों तथा यूनानियों ने रखा। भारत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह के लिए जो है भारत शब्द का प्रयोग किया जाता था। हमारे देश का नाम भारत किस शब्द से पड़ा? तो भारत शब्द से ही जो है उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का जो समूह था जिसको भारत कहते थे, उसी से जो है हमारे देश का नाम भारत पड़ा। उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के समूह का उल्लेख संस्कृत के किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद कितनी वर्ष पुरानी है? तो 3500 वर्ष पुरानी है। पांडुलिपि किसे कहते हैं?
अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकों को पांडुलिपि या हस्तलिपि कहा जाता है। इसी पांडुलिपि को जो है अंग्रेजी में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं और मेनू का अर्थ होता है हाथ, है ना। मेनू का अर्थ क्या होता है? हाथ होता है। यह किस भाषा का शब्द है? तो यह लैटिन भाषा का शब्द है मेनू। पांडुलिपि जो है किस पर लिखी जाती थी? ताड़पत्रों और भोजपत्रों पर लिखी जाती थी। जो ताड़ के पेड़ है उसके पत्तों को जो है बांध कर जो है उसका बुक बना दिया जाता था। या भुर्ज नामक जो पेड़ है, यहाँ लिखा हुआ है भोजपत्र किस पेड़ के छाल से तैयार किए जाते थे? तो भुर्ज नामक पेड़ के छाल से तैयार किए जाते थे, जो हिमालय क्षेत्रों में अधिक मिलते थे। ठीक है। फिर आगे है कि पांडुलिपि प्राय कहाँ प्राप्त होती है? तो मंदिर और विहारों में। ठीक है। प्राचीन काल में आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। इसलिए तथागत बुद्ध ने अपने जो प्रवचन दिए वो प्राकृत भाषा में दिए। प्राकृत और पाली दोनों एक दूसरे से गहरे संबंध रखते हैं। ठीक है। ताकि आम लोगों को समझ में आ सके कि क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, कर्मकांड और अंधविश्वास से क्या हमारा मुक्ति हो सकता है, कि अच्छे कर्मों से हो सकता है। क्योंकि भारत की परंपरा जो है कर्मों की रही है, कर्म प्रधान देश रहा है, ये श्रमण संस्कृति यहाँ की रही है। लेकिन आजकल जो है लोग कर्मकांडों में निहित होकर अपने कर्मों को भूल गए हैं, तो जिससे जो है भारत की अवनति दिखाई दे रही है। एक समय था जब भारत जो है धन धान्य से परिपूर्ण था, भारत में भरपूर संपदा थी, यह सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु भारत कहलाता था, दुनिया को चीज करने का काम भारत ने किया। लेकिन कहीं ना कहीं कर्मों से विमुख होकर लोग कर्मकांड में आज निहित है, और इसी कारण जो है भारत जो है वो पूरे दुनिया में जो है आज हास्य का मुद्दा बना हुआ है। तो इस लोग जो है पुनः जब तथागत गौतम बुद्ध को सारी समझदारियां हुई तो उन्होंने लोगों को, आम लोगों को बताना समझाना शुरू किया कि कर्मकांड से कुछ नहीं होने वाला है, अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, तब जाके जो है परिवार का, समाज का, व्यक्ति का या राष्ट्र का या पूरे विश्व का कल्याण या उत्थान हो सकता है। ठीक है। फिर जो है आगे देखते हैं, अभिलेख किसे कहते हैं? पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं, है ना। पत्थर पे या धातु की कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। अशोक का जो कंधार अभिलेख है किस लिपि में लिखा गया है? यूनानी तथा अरामेइक लिपि में लिखा गया है। अशोक का कंधार अभिलेख कितना वर्ष प्राचीन है भाई? तो 2250 वर्ष पुराना है। ठीक है। पत्थर व ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन कौन करता है? तो पुरातत्वविद कहते हैं। यानी पुरातत्वविद जो है इन चीजों का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार किसे कहते हैं? अतीत का अध्ययन करने वाले को इतिहासकार कहा जाता है। एक इतिहासकार के लिए स्रोत शब्द के क्या मायने? स्रोत यानी पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व से जो प्राप्त जानकारी है उसको स्रोत के रूप में उपयोग करते थे। यानी अतीत की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो पांडुलिपि, अभिलेख और पुरातत्व है, जिससे अतीत की जानकारी मिलती है। सहायक नदियां किसे कहते हैं? एक बड़ी नदी में मिलने वाली नदियों को जो है सहायक नदी कहते हैं। ठीक है। सिंधु की सहायक नदियों के नाम लिखें तो झेलम नदी, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। आप डायग्राम में देखेंगे और मैप में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। फिर गंगा की सहायक नदियों के नाम लिखें तो यमुना, चंबल, सोन, महानदी, सोन नदी, कोसी। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, बिहार का शोक। ठीक है। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। तो ये उसकी गंगा की सहायक नदियां हैं, और भी नदियां हैं इसमें। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह। रोसेटा किस देश में स्थित है? तो मिस्र में रोसेटा स्थित है। ठीक है। अच्छा, ईसाई धर्म के प्रवर्तक जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह के जन्म के समय से ही जो है ईस्वी की शुरुआत होती है, और इन जन्म के पूर्व जो है ईसा पूर्व, इसी को इंग्लिश में बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। आजकल जो है BCE कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, बात कर चुके हैं इसके बारे में। कह रहा है कि तिथि के संदर्भ में BP का क्या अर्थ है? BP एक तो मेडिकल लाइन में ब्लड प्रेशर इसको कहते हैं, और तिथि के संदर्भ में बात किया जाए तो बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले को BP कहते हैं। आइए पाठ्य पुस्तक के आंतरिक प्रश्नों पर ध्यान दिया जाए। आजकल लोग यात्राएं क्यों करते हैं? बुक पढ़ाते समय उस समय मैंने डिस्कस किया था, उसी सवाल को करते हैं। आज लोग यात्राएं निम्नलिखित कारणों से करते हैं। अपने रिश्तेदार मित्र के यहाँ जाना हो, काम के लिए जो है कहीं जाना हो, व्यापार करने के लिए जाना हो, पर्यटक स्थल की सैर करने के लिए जाना हो, शिक्षा के लिए जाना हो, तो लोग यात्राएं करते हैं। ठीक है। इलाज के लिए भी लोग कहीं जाते हैं तो यात्राएं करते हैं। क्या तुम बता सकती हो, चूंकि रसीदा को लेकर शुरू हुआ था पाठ, कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने से क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी, है ना। पेज 5 पे है ये, तो देखिएगा। कठोर सतह पर लिखे लेखों को लंबे समय तक सुरक्षित किया जा सकता था। क्योंकि आप पांडुलिपियों के बारे में हम लोग जब पढ़ रहे थे तो पढ़ा है हम लोगों ने कि कुछ पांडुलिपियां तो खराब हो गई, कीड़े वगैरह खा गए उसको, और कुछ पांडुलिपियों को नष्ट कर दिया गया। लेकिन पत्थर पे या धातु पे लिखे गए जो अभिलेख हैं उनको नष्ट करना आसान नहीं था, या उनको कीड़े नहीं खा सकते थे। तो ये जो है लाभ मिला
ये मिट नहीं सकते थे आसानी से। हम अभिलेखों के माध्यम से अपने अतीत की जानकारी प्राप्त करते। कठोर सतह पर लिखना कठिन कार्य था। परेशानी क्या हुई थी? तो ये कठिन कार्य था, इसमें अधिक समय लगता था, यानी श्रम और समय दोनों जो है ज़्यादा लगता था अभिलेखों पर लिखने पर। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिले होंगे? एक और सवाल था पेज नंबर 6 पे। तो पुरातत्व को कपड़े के बहुत कम अवशेष मिले होंगे। आखिर क्यों? क्योंकि उस समय लोग सूती वस्त्र का प्रयोग किया करते थे, जो समय के साथ क्या हो जाते थे? सड़ गल जाते थे। फिर है मिस्र के रोसेटा नामक कस्बे में मिले पत्थर पर कितनी भाषाओं तथा लिपियों में जो है लेख जो है कितनी भाषाओं और लिपियों में उत्कीर्णित है? तो मिस्र के जो उत्तरी तट रोसेटा नामक जो कस्बा था, वहां मिले पत्थर पे जो है लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में उत्कीर्ण किया गया है। तो आखिर ये 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। यूनानी, एक तो यूनानी था और दूसरा था मिस्री लिपि। मिस्री लिपि के 2 प्रकार, तो एक यूनानी और मिस्री लिपि के 2 प्रकार, इस तरह से जो है 3 ये भाषाओं और लिपियों के प्रयोग में जो है उसको लिखा गया था। शेर का चित्र किस अक्षर के लिए प्रयोग किया गया था? तो एल अक्षर के लिए शेर का चित्र, और चिड़िया के लिए जो है क्या प्रयोग किया गया था? तो ए, यानी चिड़िया का चित्र किस अक्षर के लिए प्रयोग किया गया था? तो ए अक्षर के लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, यहाँ कह रहे कल्पना करो, क्या है सवाल देखिएगा। तुम एक पुरातत्वविद का साक्षात्कार लेना है जो तुम उन 5 प्रश्नों की एक सूची तैयार करो जो पुरातत्व से पूछना चाहोगी। प्रश्नों की एक सूची आप तैयार कर सकते हैं, जैसे कि जो है पुरातत्वविद अतीत में बनी तथा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन क्यों करते हैं, या पुरातत्व किसी स्थान की खुदाई किस आधार पर करते हैं, क्या खुदाई करते समय किसी प्रकार की सावधानी भी रखी जाती है। ये सारे सवाल आप पूछ सकते हैं। खुदाई में जो है मिली चीज़ों की उम्र का कैसे पता लगा सकते हैं, कैसे जानते हैं, खुदाई में मिली चीज़ों को कहाँ और क्यों रखा जाता है। आखिर इन सवालों को आप पूछ सकते हैं किसी पुरातत्वविद से। ठीक है, आइए जो है अभ्यास जो प्रश्न करते हैं पाठ्य पुस्तक से, जो सवाल है किताब के आपके, यहाँ देखिएगा। निम्नलिखित का सुमेल करना है, यहाँ पे मिलान इसको करना है। तो मिलान करने के लिए जो है पहले यहाँ पे दिया हुआ उसको देख लेते हैं हम लोग। नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी का जो है मिलान आपको करना है। तो नर्मदा घाटी पे लोग जो है शिकार और संग्रहण के द्वारा अपना जीवन यापन करते थे। मगध की बात की जाए तो मगध जो है पहला बड़ा राज्य मिला था। गारो पहाड़ियों की बात की जाए तो गारो पहाड़ियों में जो है आरंभिक कृषि जो है यहाँ पे दिखाई देती है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो सिंधु नदी के तट पे प्रथम नगर बसा हुआ था, और गंगा घाटी पे जो है लगभग 2500 वर्ष पूर्व में वहाँ नगर बसे हुए थे। इस तरह से आप इसको मिलान कर सकते हैं। फिर आगे है पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताओ। तो आप जानते हैं कि पांडुलिपियाँ हाथ से लिखी जाती थी भोजपत्रों और ताड़पत्रों पर, है ना, और अभिलेख जो है पत्थरों पर या धातु की सतह पर जो है उत्कीर्ण करवाए जाते थे। तो पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा भोजपत्रों पर हाथ से लिखी जाती थी, वही बात है, जबकि अभिलेखों को पत्थर या धातु की कठोर सतहों पर खोद कर लिखवाया जाता था। रसीदा के प्रश्न को फिर से पढ़ो, इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। रसीदा ने जो सवाल पूछा था, सबसे पहले उसकी इस पाठ की जो शुरुआत हुई है रसीदा के सवाल से हुई है कि जब उसके नज़र जो है अखबार पे पढ़ते हैं, अखबार की एक सुर्खी पे पड़ती है कि 100 साल पहले, तो वो सोचने लगी कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। तो उसी की बात हो रही है कि इसके क्या उत्तर हो सकते हैं। तो हमें अतीत के विषय में किससे जानकारी मिलती है? पांडुलिपियों, अभिलेखों, है ना, पूरा या जो भी साक्ष्य है उससे जो है अध्ययन करके हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ईंट और पत्थर से बनी इमारत, अवशेष, चित्र, मूर्तियाँ, औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण, सिक्के आदि से भी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि 100 साल पहले या 1000 साल पहले या लाख साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, उसके बाद से है पुरातत्वविदों द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाई। इनमें से कौन सी वस्तुएं जो है पत्थर की बनी हो सकती है। तो पुरातत्वविद क्या क्या प्राप्त करते हैं? पुरातत्वविद जो है सिक्के उनके मिलते हैं, हथियार मिलते हैं, आभूषण मिलते हैं, चित्र और मूर्तियाँ मिलती हैं, औजार मिलते हैं, हड्डियाँ मिलती है, या पत्थर और ईंट से बने हुए जो है मकान के अवशेष मिलते हैं। इसमें से पत्थर से बने हुए क्या क्या हो सकते हैं? तो इमारतें होती हैं, हथियार भी पत्थर के बनाए जाते थे पाषाण काल में, है ना। और उसके बाद से जो है औजार भी पत्थर के होते थे, मूर्तियाँ भी जो पत्थर की बनी हो सकती हैं। तो ये सभी पत्थर से बनी हुई चीज़। आभूषण तो पत्थर के नहीं हो सकते हैं, है ना। तो ये बात है, ठीक है। फिर सवाल है साधारण स्त्री तथा पुरुष अपने कार्यों का विवरण क्यों नहीं रखते थे? इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? तो क्यों नहीं रखते थे? इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। ये कारण देखते हैं क्या क्या कारण थे। साधारण स्त्री और पुरुष अपने कार्यों को इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते होंगे, इसलिए जो है विवरण नहीं रखते होंगे। दूसरा कि जो है पढ़े लिखे नहीं हो, ये भी संभव हो सकता है। तीसरा यह भी हो सकता है कि वे गरीब हो तथा उत्कीर्ण करवाने का कार्य जो है बहुत खर्चीला हो, लिखवाने का कार्य बहुत खर्चीला हो, ये भी हो सकता है ना। तो कुछ तमाम कारण हो सकते हैं। फिर कह रहा है कि कम से कम 2 ऐसी बातों का उल्लेख करो
जिनसे तुम्हारे अनुसार राजाओं और किसानों के जीवन में भिन्नता का पता चलता हो। तो राजाओं और किसानों के जीवन में तो बहुत सारे अंतर दिखाई देते हैं, जैसे कि राजाओं का जीवन वैभव और ऐश्वर्य से परिपूर्ण था, जबकि किसानों का जीवन कष्टों से क्या भरा हुआ था। राजा अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे, लेकिन किसान जो अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। क्लियर है। पृष्ठ 1 पर शिल्पकार शब्द का पता लगाओ। आज प्रचलित कम से कम 5 भिन्न भिन्न शिल्पों की सूची बनाओ। क्या ये शिल्पकार हैं? जैसे कि इनके बारे में कह रहा है कि स्त्री पुरुष, स्त्री तथा पुरुष जो है दोनों कौन कौन शिल्पकार हो सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा। तो 5 जो है, एक हस्तशिल्प भी हो सकता है, भवन भी हो सकता है, मूर्ति भी हो सकता है, काष्ठशिल्प भी हो सकते हैं, चर्मशिल्प भी हो सकते हैं। अब इसमें कौन पुरुष हो सकते हैं और कौन स्त्री? जैसे हस्तशिल्प जो है स्त्री पुरुष दोनों हो सकते हैं इसमें। भवन शिल्प में सिर्फ पुरुष ही काम करते हैं भवन वगैरह बनाने के लिए। मूर्ति में स्त्री और पुरुष दोनों कर सकते हैं। काष्ठ लकड़ी का काम और चमड़े का काम सिर्फ पुरुष ही करते हैं। ठीक है। अतीत में पुस्तकें किन किन पर लिखी गई थी, तुम इनमें से जो है किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करोगी, फिर सवाल पूछा गया है। तो कई सारे चीज़ों पे, जैसे धार्मिक मान्यताओं और व्यवहारों पे पुस्तकें लिखी गई हैं, राजाओं के जीवन पे भी लिखा गया है, औषधि और विज्ञान पे भी लिखा गया है, महाकाव्य और कविताएं तथा नाटक पे भी लिखा गया है। तो आप जो है किन पुस्तकों को पढ़ना पसंद करेंगे? तो आप तो सभी पुस्तकों को पढ़ना पसंद करेंगे, ताकि सभी प्रकार की चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हो सके। धार्मिक मान्यताएं भी और व्यवहार भी जान सकें आप, राजाओं का जीवन कैसा था, औषधि और विज्ञान। ठीक है। तो इस तरह से सभी के बारे में आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। इस तरह के और भी वीडियोज देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।